हेलो स्टूडेंट्स, सेल सीरीज में आगे बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है, किसने दी, इसमें क्या क्या कमियां थी और मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। तो चलिए देखते हैं। 1838 में मैथियास जैकोब श्लाइडन, जो कि एक बोटनिस्ट थे, उन्होंने एक विचार को सामने रखा कि सेल पौधों में संरचना की इकाइयाँ हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स। 1839 में उन्हीं के एक सहकर्मी थियोडोर श्वान, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने श्लाइडन की इस थीसिस को एनिमल्स पर अप्लाई किया कि वो भी सेल से बने हैं। इस प्रकार दोनों ने यह माना कि कोशिका सभी जीवों में संरचना की मूल इकाइयाँ हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हैं। और इसी विचार के आधार पर उन्होंने सेल थ्योरी का सिद्धांत रखा। सेल थ्योरी क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इन 1839 श्लाइडन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। 1839 में श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत तैयार किया। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर एज फॉलोज। और सेल थ्योरी की महत्वपूर्ण अभिधारणाएं इस प्रकार हैं। पहली, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। दूसरा, द सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, यानी सभी जीवों में आनुवांशिकता सामग्री होती है। थर्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड de novo, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण नए सिरे से होता है। फोर्थ, सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवित जीवों में सेल ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी केवल सेल ही मेटाबॉलिक क्रियाएं करती हैं। फिफ्थ, सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग ए न्यूक्लियस along with some organelles and is bound by a plasma membrane. A cell organelle cannot survive alone, यानी सेल प्रोटोप्लाज्म का एक मास है जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स के साथ एक न्यूक्लियस होता है और ये सब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बंधे होते हैं और कोई भी ऑर्गेनल या सेल अकेले जीवित नहीं रह सकता है। तो आइए एक एक कर इन सभी अभिधारणाओं के बारे में समझ लेते हैं। तो सेल थ्योरी की पहली अभिधारणा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। द सेल्स आर द मोर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल, यानी कोशिका यानी कि सेल सभी जीवों की रूपात्मक और संरचनात्मक इकाई है और जीवन केवल सेल में होता है। मोर्फोलॉजिकल यूनिट्स क्या होते हैं? दोज हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड कोरिलेटेड फंक्शंस, यानी कि एक ही संरचना और सह संबंध कार्य करने वाली इकाई। जैसे कि इस डायग्राम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दर्शाया गया है कि सबसे सिंपल लेवल एक सेल है और कई सारी सेल जो रूप में और कार्य में एक समान होंगी एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, और इसी प्रकार कई सारी टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन या अंग का निर्माण करते हैं, और विभिन्न प्रकार की सेल और टिश्यू विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग से मिलकर ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है जो जीवों में अलग अलग प्रकार से कार्य करके लाइफ को सस्टेन करता है। चलिए अब उदाहरण के साथ जान लेते हैं कि सेल किस प्रकार से टिश्यू का निर्माण करते हैं और इन टिश्यूओं का क्या कार्य होता है। पहली है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल से पैरेन्काइमा टिश्यू बनते हैं। ये जीवित कोशिकाओं से बनी पतली दीवार जैसे टिश्यू होते हैं जो पौधों में स्टार्च स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, गैस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्य करती हैं। दूसरी है मसल फाइबर। ये मसल फाइबर जिस प्रकार के ऊतकों या टिश्यू का निर्माण करती है, ये डेलिकेट सेल्स का सपोर्ट करती हैं। ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स पर एक कवरिंग बनाती हैं और उनके पैसेज के लिए मार्ग प्रदान करती हैं। ये बॉडी की मूवमेंट और हीट जनरेशन जैसे कार्य करती हैं। तीसरी है नर्व सेल। नर्व सेल नर्वस टिश्यू का निर्माण करती हैं। इन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं या न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में संचार की मूल इकाई है और नर्व इंपल्स का संचालन करती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्सोन होता है जो मेजर ब्रांचिंग होती है इसकी, और कई सारी छोटी छोटी ब्रांचिंग जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं वे होते हैं। अगला उदाहरण है आरबीसी। बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं। यह टिश्यू एक स्पंजी फाइबर जेल लाइक टिश्यू है, यानी कि यह कठोर नहीं है और ये कुछ बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ मूल कोशिकाएं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं होती हैं। ये स्टेम सेल्स सभी 3 प्रकार की रक्त कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। अभी आरबीसी क्या है? ये बाइकोनकेव होती हैं और ऑक्सीजन को लाने ले जाने में समर्थ होती हैं।
ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर के अन्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और संरचना प्रदान करता है। सेल थ्योरी का अगला पोस्टुलेट है कि द सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि सेल में आनुवांशिकता सामग्री होती है। द सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि सेल में आनुवांशिकता सामग्री एक ऐसा मटेरियल जिसके द्वारा एक सेल के वर्ण या कैरेक्टर्स को उसी सेल से बनी अन्य सेल्स में ट्रांसफर होती है। हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि डीएनए मानव और सभी जीवों में हेरिडिटी मटेरियल होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी के न्यूक्लियस में डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। डीएनए सभी मनुष्य और पौधों में और अन्य जीवों में हेरिडिटी मटेरियल होता है। अधिकांश डीएनए न्यूक्लियस में स्थित होता है, जिसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। एक व्यक्ति के शरीर की लगभग हर कोशिका में एक ही डीएनए होता है। डीएनए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करता है जो सभी सेलुलर एक्टिविटीज को गाइड करता है और सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक विकास योजना या डेवलपमेंट प्लान को गाइड करता है। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है? चलिए देखते हैं। डीएनए की एक छोटी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, जिसे mtDNA या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं एनर्जी प्रोडक्शन की साइट्स होती हैं सेल के अंदर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए हैविंग 16,000 और सो बेस पेयर्स। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियर डीएनए से अलग होता है। यह एक छोटा गोलाकार डीएनए है जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए एनकोड करता है। इट एनकोड्स फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स स्पेसिफिक फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए इन ह्यूमंस एज इन मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर्स ओवम। यानी न्यूक्लियर डीएनए की तरह ये न्यूक्लियस से दूसरी सेल्स में ट्रांसमिट नहीं होता है, बल्कि अधिकांश मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह मनुष्यों में भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मदर ओवम से इनहेरिट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 16,569 बेस पेयर्स होते हैं और इसमें 13 कोडिंग और 24 नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं। सेल थ्योरी का अगला पोस्टुलेट है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण नए सिरे से होता है। ए फ्रेश फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल एनालोगस टू क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी कि क्रिस्टल निर्माण की तरह अजैविक सामग्री से नई सेल का निर्माण। डी नोवो यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि निर्जीव पदार्थ से संजीव की उत्पत्ति। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल आर्किक थ्योरी दैट यूटिलाइज दिस प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, यानी कि एक काल्पनिक पुरातन सिद्धांत है जिसमें यह समझा जाता है कि निर्जीव सामग्री से एक जीवित जीव विकसित होता है। इसके संबंध में उदाहरण है कि एक पीस ऑफ ब्रेड और चीज रैप्ड इन रैग्स kept in dark corner though to produce mice because after several weeks there were mice in rags। यानी कि अगर एक ब्रेड का या चीज का टुकड़ा एक कपड़े में लपेट कर अंधेरे कोने में रख दिया जाए तो वहां पर कुछ दिनों में चूहे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से यह स्पॉन्टेनियस जनरेशन की आर्किक थ्योरी में समझा जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक यह सिद्ध हो गया था कि जीव निर्जीव सामग्री से नहीं बन सकते हैं। 19वीं शताब्दी में लुईस पास्चर ने यह साबित किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल थ्योरी का अगला पोस्टुलेट है सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सेल जीवों में मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी कि सेल्स ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती हैं। द सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन सेल टू कीप इट अलाइव। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वे क्रियाएं हैं जो सेल में निरंतर होती रहती हैं उन सेल्स को जीवित रखने के लिए। सेल फिजियोलॉजी एक जीवित जीव में सामान्य कार्यों को संदर्भित करता है। एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स, सभी सेल्स के कार्यों में समानता दिखती है, भले ही वे संरचना में भिन्न हो। सेल मेटाबॉलिज्म सेल की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के पावर हाउस होते हैं, जिसमें ग्लूकोज और फैटी एसिड जैसे फ्यूल्स के अपटेक से बायो एनर्जेटिक प्रोसेस होती हैं और इन ग्लूकोज या फैटी एसिड्स को कई एंजाइमेटिक प्रोसेस की सीरीज से एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इस मेटाबॉलिज्म के उद्देश्य क्या हैं? तो ये है कि कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी, जो भी फूड खाया है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करना। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ फूड या फ्यूल टू न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और लिपिड्स, लिए गए भोजन को न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और लिपिड्स में बदलना, जो कि शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए कार्य करते हैं। और तीसरा है मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। सेल मेटाबॉलिज्म के कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल। सेल थ्योरी का अगला पोस्टुलेट है कि सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग ए न्यूक्लियस अलोंग विद सम ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल
प्रोटोप्लाज्म का एक मास है जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स के साथ एक न्यूक्लियस होता है। सेल कंटेन्स न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल कैन नॉट सर्वाइव अलोन। ये सभी ऑर्गेनल और न्यूक्लियस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बंधे होते हैं और एक अकेली सेल जीवित नहीं रह सकती है। अब ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेलुलर कंपोनेंट्स दैट कोऑर्डिनेट द फंक्शंस एफिशिएंटली फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सेल के छोटे कंपोनेंट्स जो सेलुलर फंक्शन को कुशलतापूर्वक कोऑर्डिनेट करते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही ऑर्गेनल्स होते हैं जो कुछ समान होते हैं और कुछ सिर्फ केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं: न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। द सेल थ्योरी वाज फंडामेंटल जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी ऑफ 19th सेंचुरी बट देयर वर फ्यू ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी। 19वीं शताब्दी तक सेल थ्योरी जीव विज्ञान या बायोलॉजी का मूलभूत सामान्यीकरण थी, किंतु इस सेल थ्योरी पर कुछ ऑब्जेक्शंस थे। क्या ऑब्जेक्शंस थे? आइए देखते हैं। ऑब्जेक्शंस टू सम पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। श्लाइडन सेड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड न्यूक्लियस फ्रॉम ओल्डर वंस। श्लाइडन ने बताया कि नई सेल्स पुरानी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं, लेकिन श्लाइडन के इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया ह्यूगो वॉन मोल और के नागेली ने कि नई सेल जो हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन की प्रोसेस से बनती हैं। श्वान सेड दैट न्यू सेल कुड बी स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड बाय ए प्रोसेस एनालोगस टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। श्वान ने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण नए सिरे से होता है, क्रिस्टल निर्माण की तरह अजैविक सामग्री से नई सेल का निर्माण। इस पर ऑब्जेक्शन ये था कि एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रूडोल्फ वर्चो प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज which states omnis cellula e cellula, which means new cells are formed from pre-existing cells and not de novo। तो जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे रूडोल्फ वर्चो, उन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज, जिसमें कहा गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि नई सेल जो हैं अपने आप नहीं बनती हैं, बल्कि नई सेल जो हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। उनके इस कॉन्सेप्ट को लुईस पास्चर ने 1862 में सपोर्ट किया कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, जिसे बायोजेनेसिस कहते हैं। एक्सेप्शंस टू पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी की जो भी धारणाएं हैं उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। पहला है कि वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड वन न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए एंड दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। दूसरा है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच आर प्रोकैरियोट्स लैक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तीसरा है सिनोसिटिक हाइफी ऑफ राइजोपस और फंगस एंड एल्गा लाइक वुचेरिया आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेट। आइए इन एक्सेप्शंस को एक एक कर देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है कि वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड वन न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए एंड दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो वायरस हैं उनमें केवल एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, और एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, और उनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है और कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है। दूसरा एक्सेप्शन है कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर प्रोकैरियोट्स लैक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसा कि सेल थ्योरी में बताया गया कि सभी सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है अलोंग विद सम ऑर्गेनल्स, लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तीसरा है सिनोसिटिक हाइफी ऑफ राइजोपस और फंगस आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेट, यानी कि जैसा कि सेल थ्योरी में बताया गया कि सेल्स में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं कि सिनोसिटिक हाइफी ऑफ राइजोपस और या फिर एल्गा लाइक वुचेरिया, इनकी जो हाइफी होती है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनमें कोई पार्टीशन भी नहीं होता है। सभी ऑब्जेक्शंस और एक्सेप्शंस को हटाने के बाद एक नई सेल थ्योरी दी गई जिसे सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन कहते हैं। सेल डॉक्ट्राइन इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। सेल डॉक्ट्राइन जो है सेल थ्योरी का मॉडिफाइड वर्जन है। इसलिए है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेलुलर, यानी सभी जीवित जीव जो हैं वो सेल से बने हैं। ऑल द सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, सभी सेल का एक समान स्ट्रक्चर है विद सिमिलर काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, और सभी में एक ही तरह के सेल ऑर्गेनल हैं। सो सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसलिए सेल जो है जीवन की संरचनात्मक इकाई है। डिफरेंट सेल परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शंस, अलग अलग तरह की सेल एक ही तरह के सामान्य कार्य करती हैं एंड इवन हैव सिमिलर कंट्रोल मैकेनिज्म, और सबका सेम कंट्रोल मैकेनिज्म है। सो सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल कार्यात्मक इकाई भी है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और तीसरा है कि नई सेल जो है पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन से बनती हैं। तो ये थी सेल थ्योरी। आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। तो इस प्रकार से सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई।